प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, संकट के बीच में ही अवसर छिपा होता है। आज हम एक ऐसे ही संकट पर बात कर रहे हैं जहां अवसर तो है, लेकिन उसे पकड़ना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं लेबनान के गहरे आर्थिक संकट की, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सुधारों की जो गाड़ी है वो क्यों अटकी हुई है। सही। ये जो हमारी आज की चर्चा है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में छपे एक विश्लेषण पर आधारित है जी। और ये मुद्दा उन सब के लिए अहम है जो अंतर्राष्ट्रीय मामले, अर्थव्यवस्था और खासकर शासन मतलब गवर्नेंस की पेचीदगियों को समझना चाहते हैं। हाँ, और UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस स्टडी हो सकती है। बिल्कुल, कि कैसे आर्थिक सुधार जमीनी हकीकत और राजनीतिक दांव पेच में उलझ जाते हैं। सही कहा। तो आज हम समझेंगे कि लेबनान का संकट असल में कितना गहरा है, क्यों अमेरिकी डॉलर वहां की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की एक तरह से लाइफलाइन बन गया है, और सबसे बड़ा सवाल, IMF का जो अरबों डॉलर का राहत पैकेज है वो ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा है, जबकि देश को उसकी सख्त जरूरत है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए इस गुत्थी की परतें खोलते हैं। चलिए। तो शुरुआत करते हैं संकट की गहराई से। विश्व बैंक ने इसे, आप सोचिए, 1850 के दशक के बाद दुनिया का तीसरा सबसे गंभीर आर्थिक पतन कहा है। तीसरा सबसे गंभीर? ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। हाँ, कोई मामूली बात नहीं है। और इसकी जड़ें कहाँ हैं? 2019 में जब सरकार ने अपने कर्ज चुकाने से मना कर दिया, जिसे सॉवरेन डिफॉल्ट कहते हैं। हाँ, वो डिफॉल्ट हुआ और उसके तुरंत बाद बैंकिंग सेक्टर का ढह जाना। बिल्कुल। ये दो बड़े झटके थे, और उस डिफॉल्ट के बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। लेबनान की अपनी मुद्रा लीरा। हाँ, लीरा का क्या हुआ? उसका मूल्य मतलब बेतहाशा गिरने लगा। हाइपर इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। आप सोचिए, आपकी जेब में जो पैसा है उसकी कीमत हर दिन कम होती जा रही है। बाप रे। और इसी दौरान लेबनान का सेंट्रल बैंक दी लिबान या BDL, उसने बैंकों से लोगों के अपने ही पैसे निकालने पर सख्त पाबंदियां लगा दी। बिना किसी कानून के? हाँ, बिना किसी औपचारिक कानून की। इसे ही अनौपचारिक कैपिटल कंट्रोल कहते हैं। तो एक तरफ हाइपर इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ आप अपना पैसा बैंक से निकाल नहीं सकते। तो जाहिर है लोगों का भरोसा बिल्कुल खत्म। अपनी मुद्रा से, अपने बैंकों से, पूरे सरकारी सिस्टम पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया। और जब ऐसा होता है, जब अपनी करेंसी पे भरोसा नहीं रहता, तो लोग कोई विकल्प ढूंढते हैं। हाँ, और वो विकल्प बना अमेरिकी डॉलर। अच्छा, ये कोई सरकारी नीति नहीं थी? मतलब सरकार ने नहीं कहा कि डॉलर इस्तेमाल करो? नहीं, ये सरकार की नीति नहीं थी। ये लोगों ने अपनी जरूरत और कह सकते हैं मजबूरी में डॉलर में लेन देन करना शुरू कर दिया। इसी को अर्थव्यवस्था का डॉलरीकरण कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इससे लेबनान में एक अजीब सी एक दोहरी अर्थव्यवस्था बन गई है। दोहरी अर्थव्यवस्था ऐसे? देखिए, एक तरफ तो है अनौपचारिक कैश इकोनॉमी जो पूरी तरह डॉलर पर चल रही है। लोग रोजमर्रा की जरूरतें, किराया, खरीदारी सब कुछ डॉलर में कर रहे हैं। अच्छा। ये थोड़ी राहत तो देती है, लेकिन ये टिकाऊ समाधान नहीं है। हाँ। और दूसरी तरफ देश का औपचारिक सरकारी ढांचा है। बैंक, सरकारी दफ्तर, सेवाएं, वो सब ठप। हाँ, लगभग ठप पड़ा है। ज्यादातर लोगों के लिए बैंक खाते अब बेकार हो चुके हैं क्योंकि वे अपना पैसा निकाल नहीं सकते, सरकारी सेवाएं मिल नहीं रही। मतलब एक तरह का आर्थिक विभाजन सा हो गया है। हाँ, कि कुछ लोग जो डॉलर में कमा रहे हैं या जिन्हें बाहर से मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा तबका है जिन्हें विदेशों से डॉलर में पैसा मिलता है, जैसे किसी रिश्तेदार ने भेज दिया या कोई और जरिया हो। वो लोग बाजार को थोड़ा चला रहे हैं, वही उपभोक्ता बाजार को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन देश की जो बड़ी आबादी है उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, उनके लिए हालात बहुत मुश्किल हैं। वो औपचारिक सिस्टम से तो कट ही चुके हैं, और डॉलर वाली अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में भी उनकी पहुंच बहुत सीमित है। ऐसे गहरे संकट से निकलने के लिए अक्सर देश IMF के पास जाते हैं मदद के लिए। हाँ, ये एक पारंपरिक रास्ता है। लेबनान ने भी कोशिश की। अप्रैल 2022 में IMF के साथ स्टाफ लेवल पर इन समझौता हुआ भी था। जी, हुआ का कि लगभग $3 बिलियन की मदद मिलेगी। लेकिन आज इतने समय बाद भी वो समझौता लागू नहीं हो पाया है, पैसा आया नहीं। ऐसा क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, IMF का ये जो $3 बिलियन का पैकेज है, जिसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या EFF कहते हैं, ये लेबनान के कुल वित्तीय घाटे, जो अनुमानित $70 बिलियन से भी ज्यादा का है, उसके मुकाबले बहुत छोटी रकम है। हाँ, 3 बिलियन तो 70 के सामने कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो फिर ये पैकेज इतना अहम क्यों है? क्योंकि इसे एक शुरुआत, एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह देखा जा रहा था। अच्छा, मतलब ये सिग्नल देता। हाँ, अगर ये लागू होता
तो दुनिया को ये संदेश जाता कि लेबनान अब सुधार के रास्ते पर है। तब शायद दूसरे देश, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी बड़ी मदद लेकर आगे आते। निवेशकों का भरोसा लौटता। हाँ, निवेशकों का भरोसा लौटता, वैश्विक बाजारों को संकेत मिलता। लेकिन ये सब अगर पर टिका है। और वो अगर है IMF की शर्तें। एग्जैक्टली। लेबनान की सरकार उन शर्तों को पूरा करने में कह सकते हैं कि विफल रही है। अच्छा, तो ये शर्तें हैं क्या जिन पर पूरा मामला अटका हुआ है? क्या ये सिर्फ मुश्किल है या इनके पीछे कोई और कहानी है? देखिए, IMF ने कई शर्तें रखी थी, काफी लंबी लिस्ट थी। उन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, बैंकिंग सेक्टर में सुधार। दूसरा, सरकार की माली हालत, मतलब फिस्कल स्थिति और कर्ज यानी डेट को संभालना। ठीक है। और तीसरा, सेंट्रल बैंक के कामकाज में पारदर्शिता लाना। अब इनमें कुछ शर्तें तो थीं जो जरूरी थीं, लेकिन शायद उतनी विवादास्पद नहीं थी। जैसे 2022 का बजट पास करना। हालांकि वो भी बहुत देर से, सितंबर 2022 में हुआ, जब वित्तीय वर्ष के 9 महीने बीत चुके थे। अच्छा। या जैसे सेंट्रल बैंक की विदेशी संपत्ति का ऑडिट करना। लेकिन असली पेज कहीं और था। हाँ, असली पेज उन शर्तों पर फंसा जो लेबनान के शक्तिशाली राजनीतिक और वित्तीय ताकतों के हितों पर सीधी चोट करती थी। आप कह रही हैं कि ये सिर्फ तकनीकी आर्थिक सुधारों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीति है। बिल्कुल। लेबनान की संसद को देखिए, बेहद बंटी हुई है। 17 पार्टियां हैं, जिनमें से 12 के पास तो 5 या उससे भी कम सीटें हैं। बाप रे, तो सहमति बनाना तो लगभग नामुमकिन। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कई विश्लेषक मानते हैं कि लेबनान के जो प्रमुख राजनीतिक गुट हैं, जो ताकतवर लोग हैं, हाँ, वो कभी IMF प्रोग्राम को लेकर गंभीर थे ही नहीं। क्यों? मतलब क्यों नहीं चाहेंगे कि देश संकट से निकले? क्योंकि IMF के सुधारों का मतलब था उस व्यवस्था को बदलना जिससे ये गुट दशकों से फायदा उठाते आ रहे थे। उनके अपने हित दांव पर लगे थे। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? कौन सी शर्तें थीं जिनसे इन ताकतवर गुटों को सबसे ज्यादा दिक्कत थी? सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल मुद्दा था बैंकों के पुनर्गठन का। बैंक रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी। उसमें क्या था? IMF चाहता था कि बैंक ये मान लें कि उन्हें लगभग $70 बिलियन का भारी नुकसान हुआ है, और इस नुकसान का बोझ सबसे ज्यादा कौन उठाए? कौन? बैंक के शेयर होल्डर्स और बड़े जमाकर्ता, ताकि छोटे जमाकर्ताओं का पैसा बच सके और सरकार यानी टैक्स पेयर्स का पैसा कम से कम इस्तेमाल हो। लेकिन जाहिर है बैंक और उनके अमीर ग्राहक वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं। बैंकों और उनकी एसोसिएशन ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने क्या तर्क दिया? उनका तर्क था कि ये नुकसान उनकी गलती नहीं है, ये सरकार की दशकों पुरानी गलत नीतियों और भ्रष्टाचार का नतीजा है, इसलिए इसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए। अच्छा। उन्होंने IMF के मसौदे के कुछ हिस्सों को तो गैर कानूनी तक कह दिया, क्योंकि इससे शेयर धारकों की इक्विटी यानी पूंजी खत्म हो सकती थी और बड़े जमाकर्ताओं को बेल-इन का सामना करना पड़ सकता था। बेल-इन मतलब? बेल-इन का मतलब है कि बैंक को बचाने के लिए जमाकर्ताओं के पैसे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके डिपॉजिट का एक हिस्सा नुकसान भरने में लग सकता है। अरे, तो ये तो बड़े जमाकर्ताओं के लिए सीधी चोट थी। हाँ, सीधी चोट। और बैंकों की लॉबी बहुत मजबूत है लेबनान में। उन्होंने हड़तालें तक की जब अदालतें जमाकर्ताओं के हक में फैसले देने लगीं। तो ये एक सीधी टक्कर थी IMF की शर्तों और बैंकों के हितों के बीच। ये तो वाकई बहुत बड़ी बाधा है। और क्या शर्तें थीं जिन पर गाड़ी अटक गई? दूसरी बड़ी बाधा थी बैंक गोपनीयता कानून में सुधार, बैंक सीक्रेसी लॉ। हालांकि अप्रैल 2025 में, मतलब इस साल की शुरुआत में, 3 विवादास्पद कोशिशों के बाद एक कानून पास हुआ। IMF ने इसे प्रोग्रेस माना भी। लेकिन उसमें भी कोई पेंच है। पेंच ये है कि सवाल उठता है कि क्या ये कानून जमीन पर कुछ बदलेगा, खासकर ऐसे देश में जहां नियम कानून लागू करवाने वाली संस्थाओं पर राजनीतिक असर बहुत ज्यादा हो। सही बात है। कानून बनाना एक बात है, उसे ईमानदारी से लागू करना बिल्कुल दूसरी। पारदर्शिता के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं होता, नुकसान के लिए जवाबदेही तय करना भी जरूरी है। आपने सेंट्रल बैंक के ऑडिट का जिक्र किया था पहले, उसका क्या हुआ? क्या उससे कुछ सामने आया? हाँ, 2023 में एल्वेरेज एंड मार्शल नाम की एक बाहरी फर्म ने सेंट्रल बैंक का फोरेंसिक ऑडिट किया था। और ऑडिट ने ये पुष्टि की कि जो पुराने गवर्नर थे रियाद सलामे, उन्होंने बहुत महंगी और जोखिम भरी वित्तीय नीतियां अपनाई थीं, जिनमें भारी गड़बड़ी हुई। तो फिर कुछ कार्रवाई हुई? वही तो बात है। रिपोर्ट आने के बाद हुआ क्या? लगभग कुछ नहीं।
कोई बड़ी सुधारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। उल्टे रिपोर्ट को राजनीतिक तौर पर दबाने या बेअसर करने की कोशिशें हुईं। तो ये दिखाता है कि कैसे ताकतवर लोग जवाबदेही से बच जाते हैं। बिल्कुल, यही पैटर्न है। और वो कैपिटल कंट्रोल और एक्सचेंज रेट का क्या मामला था? आपने कहा था कि सेंट्रल बैंक ने कुछ अनौपचारिक पाबंदियां लगाई थी। हाँ, IMF चाहता था कि सरकार बाकायदा कानून बनाकर औपचारिक कैपिटल कंट्रोल लागू करे, मतलब पैसे के देश से बाहर जाने पर एक व्यवस्थित कानूनी रोक लगे। लेकिन वो कानून नहीं बना। अब तक नहीं बना। क्यों? शायद इसलिए कि इससे कुछ ताकतवर लोगों के हित जुड़े थे जो अब भी किसी न किसी तरह अपना पैसा बाहर भेज पा रहे थे। जबकि आम आदमी? हाँ, जबकि आम आदमी बैंक से अपना थोड़ा सा पैसा भी नहीं निकाल पा रहा था। इसकी जगह सेंट्रल बैंक ने बस सर्कुलर जारी करके काम चलाया, एड हॉक तरीके से। और एक्सचेंज रेट, उसमें कुछ हुआ? विवादित एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बंद कर दिया। सायराफा, ये क्या था? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां कई तरह के एक्सचेंज रेट चल रहे थे और विश्व बैंक का अनुमान है कि इसके जरिए कुछ खास लोगों ने, विशेषाधिकार प्राप्त लोगों ने अलग अलग रेट का फायदा उठाकर करीब $2.5 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाया था। $2.5 बिलियन? सिर्फ रेट के अंतर से? हाँ, इसे आर्बिट्रेज कहते हैं। तो इसे बंद करना एक अच्छा कदम था और अलग अलग रेट्स के बीच का फर्क भी कुछ कम हुआ है। लेकिन अभी भी एक रेट नहीं है। नहीं, अभी भी कई रेट्स चल रहे हैं और IMF की मांग थी कि एक सिंगल यूनिफाइड एक्सचेंज रेट हो। उस दिशा में काम अभी भी धीमा है। तो मतलब, अगर मैं समझ रहा हूं, कुछ चीजें हुई हैं, जैसे बजट पास हुआ, देर से ही सही, बैंक गोपनीयता कानून बना, भले ही उसके असर पर सवाल हो, ऑडिट हुआ लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, सायराफा बंद हुआ। हाँ, क्रियान्वयन यानी सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन वाली बात हो गई। लेबनान के राजनीतिक और वित्तीय अभिजात वर्ग ने ये दिखाया है कि वे चाहें तो जटिल कानून बना सकते हैं। जैसे जुलाई 2025 में एक बैंक पुनर्निर्माण कानून भी पास हुआ। अच्छा, ये भी हुआ। हाँ, इसमें विफल बैंकों के प्रबंधन के लिए तरीके और एक अथॉरिटी बनाने की बात है। लेकिन लेकिन अक्सर वे इन कानूनों में जानबूझकर अस्पष्टता छोड़ देते हैं या उनके लागू होने में ऐसी शर्तें डाल देते हैं कि वो तुरंत प्रभावी ना हो, खासकर अगर वे उनके हितों को चोट पहुंचाते हों। जैसे इस कानून में क्या था? जैसे उस बैंक पुनर्निर्माण कानून में भी ये नहीं बताया गया कि नुकसान का बोझ असल में कौन और कितना उठाएगा। ये तय करने के लिए एक और बिल लाना पड़ेगा। तो जो सबसे विवादित मुद्दा था, उसे टाल दिया गया। हाँ, उसे अनसुलझा छोड़ दिया गया। तो ये पैटर्न साफ दिखता है। प्रगति वहीं तक होती है जहां तक ताकतवर गुटों को ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेबनान का ये जो आर्थिक गतिरोध है, ये सिर्फ सरकार की नाकामी या अक्षमता का नतीजा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं लगता। बल्कि ये एक जानबूझकर बनाई गई स्थिति है, एक तरह का स्ट्रक्चरल पैरालिसिस या ढांचागत लकवा जो ताकतवर राजनीतिक और वित्तीय हितों को बचाता है। हाँ, विश्लेषण तो इसी तरफ इशारा करता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां मौजूदा स्थिति, भले ही वो देश के लिए कितनी भी खराब क्यों ना हो, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए फायदेमंद है। और वो लोग बदलाव का हर संभव विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। रिकवरी तभी संभव है जब ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर यानी प्रोत्साहन संरचना बदले, जब सुधार न करने से उन्हें ज्यादा नुकसान होने लगे। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। ये वाकई एक जटिल और थोड़ी निराशाजनक तस्वीर है। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि लेबनान एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अमेरिकी डॉलर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का आधार बन गया है। IMF का राहत पैकेज तैयार है, लेकिन जरूरी सुधार अटके हुए हैं। हाँ, मुख्य रूप से राजनीतिक और वित्तीय हितों के कारण। प्रगति चुनिंदा और धीमी है, और ये सारी जानकारी ORF के विश्लेषण पर आधारित थी। जी। UPSC की तैयारी करने वालों के लिए ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मदद की शर्तें और जमीनी राजनीतिक हकीकतें आपस में टकराती हैं और क्यों गवर्नेंस सुधार इतने मुश्किल होते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ लेबनान की नहीं है। ये हमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और संकटग्रस्त देशों के रिश्तों की जटिलता के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। सही कहा। ये दिखाती है कि आर्थिक सुधार सिर्फ नंबरों और नीतियों का खेल नहीं है। उनकी पीछे की राजनीति, समाज पर उनका असर और निहित स्वार्थों की भूमिका को समझना बेहद जरूरी है। कोई भी सुधार सफल होने के लिए सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्षमता भी होनी चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। क्या IMF जैसी बाहरी संस्थाओं का दबाव किसी देश के अंदर की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दूर कर सकता है?
या फिर ये दबाव सिर्फ उन लोगों को और मजबूत कर देता है जो बदलाव का विरोध कर रहे हैं और उन्हें प्रतिरोध के नए, ज्यादा चालाकी भरे तरीके खोजने पर मजबूर करता है। हाँ, सोचने वाली बात है। उम्मीद है लेबनान के संकट पर यह गहन चर्चा जानकारीपूर्ण लगी होगी। उम्मीद तो यही है। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भविष्य में ऐसे और विश्लेषणों से ना चूकें। और अगर कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।